थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड साइंस, पीजीटी एंड जीडीसी पॉलिटेक्निक लेक्चरर, उसमें जो भी रिलेवेंट थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होगा वो हम यहाँ पे ही करेंगे और वो आप लोगों के लिए ऑल टाइम एक्सेसिबल रहेगा एंड दैट विल बी वेरी मच यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। सो फर्स्ट लेक्चर हम आज से स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में डायनामिक्स मीन्स मोशन या फ्लो। तो यहाँ पे बेसिकली हम फ्लो ऑफ एनर्जी या हीट एंड उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनकी बात करते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे यहाँ पे मैंने हीट टर्म भी यूज़ किया और एनर्जी भी यूज़ किया है। इस तरीके से तीन चीज़ें होती हैं जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं: हीट, एनर्जी एंड वर्क डन। अब इन तीनों में डिफरेंशिएट करते हैं पहले। तो चाहे आपका हीट हो, चाहे आपका वर्क हो, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क both are types of energy. Both are types of energy means यहाँ पे difference क्या है heat और work में? If flow of energy is solely depend on temperature difference, then that energy is called heat. Suppose दो conducting vessels हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, उनको मैंने थर्मल कांटेक्ट में रख दिया है, तो एनर्जी का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक होगा जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। तो यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट। ठीक है। इसी तरीके से सपोज करिए मेरे पास एक पिस्टन फिटेड सिलेंडर है और उसमें एक आइडियल गैस भरी हुई है और मैंने सिलेंडर को ऊपर से कंप्रेस कर दिया। तो अगर मैं कंप्रेस करूंगा तब भी एनर्जी में चेंज आएगा, वर्क डन होगा। तो वहां पे जो एनर्जी में चेंज आ रहा है, वहां पे जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड वर्क डन। तो both are the types of energy depending on whether it is related to temperature difference, solely related to temperature difference, then it is termed as heat. Otherwise, if it depends on other parameters, then we call it work. ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों में कुछ कनेक्शन भी होना चाहिए कि W should be connected with Q। तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए एक पैरामीटर आता है, उसका हम बात करेंगे। सपोज करिए आपको एक सिस्टम है उसका या गैस है, उसका टेम्परेचर T1 से T2 राइज करना है और इस राइज के दौरान आपने सिस्टम को एनर्जी दी है Q कैलोरी हीट दी है सपोज करिए, और सिस्टम का टेम्परेचर राइज हुआ है T1 से T2। अब ये आपने कर लिया प्रोसेस, इसके बाद आप फिर से सिस्टम को T1 पे ले आए और आप फिर से आप उसको चाह रहे हैं कि T1 से T2 उसका टेम्परेचर राइज हो जाए। बट अब आप चाह रहे हैं कि वर्क डन करूं मैं उस पर कुछ W और उसका टेम्परेचर T1 से T2 राइज हो। एक बार आपने हीट दे के राइज किया और एक बार आपने वर्क डन दे के राइज किया, दोनों ही केस में टेम्परेचर राइज हो सकता है। तो अगर आपने Q अमाउंट की हीट दी है, ठीक है, तो वर्क डन भी आपको उसकी प्रोपोर्शनलिटी में ही करना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो एज कम्पेयर टू हीट ज़्यादा होगा, क्योंकि हीट आप डायरेक्ट दे रहे हैं किसी सोर्स से। वर्क डन आप जो करेंगे उसमें जो एनर्जी में चेंजेस आएंगे वो रिस्पेक्टिवली स्लो आएंगे, तो इसीलिए आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू हीट। तो यहाँ पे दोनों में एक रिलेशन होता है, W इज प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनलिटी में ही होगा, जितनी आपने हीट दी है उसके प्रोपोर्शनल में ही कुछ वर्क आएगा, बट आएगा उससे ज़्यादा वर्क आपको एज कम्पेयर टू हीट ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हीट में डायरेक्ट चेंजेस होते हैं, वर्क में जो चेंजेस होते हैं वो स्लो होते हैं। W इक्वल टू, यहाँ पे कन्वर्जन कांस्टेंट आता है, कन्वर्जन कोफिशिएंट आता है, जिसकी वैल्यू आप वेल नोन कन्वर्जन कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू होती है 4.2 या 4.18। तो यहाँ से हम जो यूज़ करते हैं 1 कैलोरी
इक्वल टू 4.2 जूल। उसका मतलब क्या है कि किसी सिस्टम का अगर आपको टेम्परेचर राइज करना है T1 से T2, ठीक है, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करना है, और अगर आपने 1 कैलोरी हीट दी है उस सिस्टम को, तो इक्विवेलेंट आपको 4.2 जूल वर्क करके भी आप उसका टेम्परेचर T1 से T2 कर सकते हैं। चाहे 1 कैलोरी हीट दे लीजिए, चाहे 4.2 जूल वर्क कर लीजिए, दोनों ही केस में जो थर्मल चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, वो सेम आएंगे। तो ये दोनों में, वर्क और हीट में, एक कनेक्शन का पैरामीटर है, कन्वर्जन कोफिशिएंट है, जिसको 4.2, जिसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, कुछ लॉज के बारे में आपको बता दूं। जो गैसेस होती हैं, हमारी रियल गैसेस होती हैं कुछ, पहले हम आइडियल गैस की बात करते हैं। आइडियल गैस कैसे हम किस गैस को हम आइडियल गैस बोलेंगे? अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उसमें बिल्कुल नहीं है, नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है मीन्स वो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, एटम्स वेरी आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, और नो इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, और एटम बहुत दूर दूर हैं और अट्रैक्शन है नहीं, क्योंकि देखिए, जब भी कहीं पे अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, और तो उन फोर्सेस की वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी आती है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम कहाँ पढ़ते हैं? जहाँ फोर्सेस होते हैं, चाहे ग्रेविटेशन में देख लीजिए, चाहे कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिए, जहाँ भी कोई ना कोई फोर्स, प्री एग्जिस्टिंग अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, उसके अगेंस्ट वर्क करने में जो एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि यहाँ पे फोर्स ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो आइडियल गैस की जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है, दैट विल बी टोटली काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी गैस मॉलिक्यूल्स की, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है टोटली टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और पोजीशन, मोमेंट, सॉरी, प्रेशर, अदर पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करती है। प्रेशर पे क्यों नहीं डिपेंड करती है? बिकॉज आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, उनके बीच कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो प्रेशर आएगा ही कहाँ से? इंटरनल प्रेशर तो होगा ही नहीं गैस के पास, क्योंकि प्रेशर तभी आएगा जब फोर्स पर यूनिट एरिया आपको दिखे कहीं। तो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो प्रेशर भी नहीं लगाएंगे, तो इंटरनल प्रेशर भी जीरो होता है। इंटरनल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज जीरो। ठीक है, और आइडियल गैस एटम्स जो होते हैं, आइडियल गैस आर negligible in size। इस बात का मतलब क्या है? जो आइडियल गैस है, अगर मान लीजिए आपको 1 मोल आइडियल गैस किसी वेसल में भरनी है, और वेसल का वॉल्यूम V है, आपने 2 एटम डाल दिए, तो कुछ एक्चुअली जो आपके सेंसेस हैं उनके हिसाब से रियल गैसेस अगर हों, तो वहाँ पे कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे वो 2 एटम्स। बट आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि वो जो उन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो नेग्लिजिबल है। तो जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं, दो या दो, सॉरी, रिमेनिंग एटम्स बचे हुए हैं 2 एटम डालने के बाद भी, उन सब के लिए सेम वॉल्यूम अवेलेबल है, बिकॉज आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, वेरी 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 स्मॉल, पॉइंट लाइक एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी आइडियल गैस की जो कंडीशंस है उनमें आता है, और इनके जो एटम्स होते हैं वो मोनो एटॉमिक एटम्स होते हैं। जो गैस होती है वो मोनो एटॉमिक गैस होती है। ठीक है, और ऑलवेज इन मोशन, ऑलवेज इन, गैस मॉलिक्यूल्स जो होंगे ऑलवेज मोशन में होंगे। उनकी जो स्पीड होगी, दे कैन टेक
they can take any value of speed ranging from 0 to infinite, as which depends on temperature. ठीक है, और ऑलवेज मोशन में होंगे, कोई भी मॉलिक्यूल रेस्ट पे नहीं होगा। इसीलिए आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स को या गैस मॉलिक्यूल्स को समझाने के लिए देखिए, अगर हमारा कोई सिस्टम स्टैटिक है या रुका हुआ है, तो उस सिस्टम की डायनामिक्स को हम सॉरी उस सिस्टम का पोजीशन समझाने के लिए हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, कि हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है और उसमें कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से मैं उस सिस्टम की पोजीशन बता दूंगा। ओके, ये मेरा सिस्टम x1 y1 z1 लोकेशन पे है, और मैंने उसके कोऑर्डिनेट वहां से डिफाइन कर दिए कि वो वहां है। बट अगर कोई सिस्टम लगातार मोशन में है, तो उसकी उसकी पोजीशन या स्टेट को डिफाइन करने के लिए सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं होगा, एक और कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए गैस मॉलिक्यूल्स टाइप की जो चीजें होती हैं, चाहे आइडियल गैस मॉलिक्यूल हो, चाहे आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन में बोसॉन पार्टिकल हों, चाहे फर्मियन पार्टिकल्स हों, ऐसे पार्टिकल जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे आइडियल गैस मॉलिक्यूल में अगर आप एक मोल गैस लेते हैं, तो लगभग 6 × 10⁻23 एटम्स हैं उसमें। अब उतने एटम मोशन में हैं। अब एक तो इतने एटम्स हैं, अगर रुके हुए हों तो मैं सिंपल अपना एक्स वाई कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर लूँ उनको, बट चूंकि वो मोशन में है, तो अब ऐसा सिस्टम जो डायनामिक्स में है और उसमें कई ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो उसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम से नहीं डिफाइन कर सकते। एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं फेज स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is defined in phase space। फेज स्पेस का मतलब क्या है? एक ऐसा स्पेस है जिसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट भी है, और साथ में मान लीजिए एक एटम है कोई, उसकी मोशन हो रहा होगा। मोशन हो रहा होगा तो मोमेंटम भी होगा, तो अलग अलग एटम्स के मोमेंटम अलग अलग होंगे। तो अगर एक्स वाई जेड मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, ठीक है, और कोई आइडियल गैस 3 डायमेंशन में है, तो 3 डायमेंशन में मोशन होगा, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा, वाई भी आएगा, जेड भी आएगा मोशन में। तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट का मोमेंटम भी आएगा, वाई का भी आएगा और जेड का भी आएगा। तो जो इसकी डायमेंशन होती है फेज स्पेस की, उसमें 3 पोजिशन के कोऑर्डिनेट हो गए, 3 मोमेंटम के कोऑर्डिनेट हो गए। कोई भी एक पार्टिकल है, वो अगर 3D में मोशन कर रहा है, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से आप डिफाइन करोगे, और मोशन की वजह से मोमेंटम आ रहा है उसमें, तो मोमेंटम भी एक्स वाई जेड होगा, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो टोटल 6 डायमेंशनल स्पेस हो गया ये। 6 डायमेंशनल स्पेस। तो जो फेज स्पेस की डायमेंशन होती है वो 6 डायमेंशन होती है। ठीक है, 3 पोजिशन कोऑर्डिनेट, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट। जब आपको किसी पार्टिकल का ये पूरा पता होगा, तब आप कहेंगे कि ओके, आपको उस पार्टिकल की स्टेट पता है। ठीक है, इसलिए इसको फेज स्पेस में डिफाइन करते हैं। तो ये आइडियल गैस के कुछ अजम्पशंस थे। ठीक है, अब चूंकि देखिए यहाँ पे जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलवेज मोशन में है। मोशन में है तो उनकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इनकी बात करते हैं, जहाँ पे हमारे पास डाटा ज़्यादा होता है। ठीक है, सिंगल पार्टिकल है तो उसकी हमें स्पीड पता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पता है, बट लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं अगर या एटम्स हैं, तो हम वहाँ पे एवरेज स्पीड में ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ओवरऑल पूरी की पूरी गैस की स्पीड हमें बतानी है, तो एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड, इन सब टर्म्स पे ज़्यादा गौर करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये अभी आइडियल गैस। अब आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है, देखिए आपको 2 लॉज पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखे होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आपको कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये गैस इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और चार्ल्स लॉ कहता है वी प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आप गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, गैस
एक्सपेंड करेगी। तो V प्रोपोर्शनल टू T आपका चार्ल्स लॉ हो गया। अगर इन दोनों लॉस को हम मिला लें तो यहाँ से V प्रोपोर्शनल टू 1/P है, यहाँ V प्रोपोर्शनल टू T है। अगर मैं इनको मिलाऊं तो V प्रोपोर्शनल टू T/P। ठीक है, तो PV इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा KT। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वन एटम, एक एक एटम के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है। के क्या है आपका? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर वन मोल गैस है, फॉर वन मोल गैस नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू कैपिटल एन। एवोगैड्रो नंबर है कैपिटल एन हमारा। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे मैं एन के कर दूंगा क्योंकि वो एक एटम के लिए डिफाइन थी इक्वेशन। अब टोटल कैपिटल एन आइटम्स हैं, तो पीवी इक्वल टू एन के टी। तो पीवी इक्वल टू एन इंटू के होता है आपका गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू आर टी फॉर वन मोल आइडियल गैस। अगर एन मोल है तो पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर है आपका, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। आपने गैस को प्रेशर दिया, इंक्रीज हुआ उसका, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर दिया, वो प्रेशर कह सकते हैं आप। या फिर अगर आप आइडियल गैस किसी वेसल में भरी हुई है तो पूरी की पूरी गैस वेसल की वॉल पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए कुछ वहां पे फोर्स लग रहा होगा पर यूनिट एरिया पे वॉल पे, तो वो जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड पी। यहाँ पे इंटरनल प्रेशर नहीं है पी, क्योंकि इंटरनल प्रेशर आइडियल गैस में होगा ही नहीं। इंटरनल प्रेशर से मेरा मतलब है गैस के जार के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं एक दूसरे पे, जिसकी वजह से इंटरनल मॉलिक्यूलर प्रेशर जो है या इंटरनल एटॉमिक प्रेशर जो है वो नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर है या फिर वो प्रेशर है जो गैस बॉल पे लगा रही है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वॉन्डर वॉल गैस के बारे में थोड़ा सा। वॉन्डर वॉल गैस और रियल गैसेस कैसे बिहेव करती हैं, देखिए। आइडियल गैस में मैंने आपको बताया कि कोई इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं होगा, बट जो रियल गैसेस होती हैं उनमें साइज बड़ा होता है। इनका एजम्पशंस क्या है? फाइनाइट साइज। आइडियल गैस में क्या था? इनफाइनेटली स्मॉल साइज। ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस आर प्रेजेंट। ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस प्रेजेंट हैं, तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। कोई अगर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में जो इसके पास के नियर बाई मॉलिक्यूल एटम्स होंगे, सॉरी इस एटम में, ठीक है, जो इसके पास के नियर बाई एटम्स होंगे, ये मान लीजिए रेड वाले एटम्स, ये इस पे इधर की तरफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लगाएंगे ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। सेम तरीके के एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स होता है। तो ब्लैक वाले एटम को अगर मैं ए बोलूं, तो इस ए एटम पे जो नियर बाई रेड कलर के एटम्स हैं वो अंदर की ओर एक नेट फोर्स लगा रहे होंगे या नेट प्रेशर लगा रहे होंगे। तो दैट मीन्स कि जो ये इंटरनल प्रेशर है जो वॉल वेसल की वॉल पे एटम है उस पे लगने वाला जो इंटरनल प्रेशर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखिए एटॉमिक लेवल पे एटम्स फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आइडियल गैस में ऐसा नहीं था, इसलिए वहां पे इंटरनल प्रेशर नहीं था। तो जो इंटरनल प्रेशर होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स पुलिंग, एक ए को कितने एटम पुल कर रहे हैं, तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? एक्चुअल में डेंसिटी। गैस में जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतने ज्यादा एटम्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, उतना ज्यादा रिजल्टेंट ए वाले एटम पे या वेसल की वॉल के एटम पे इंटरनल प्रेशर लग रहा होगा। और डेंसिटी क्या होती है? एन अपॉन वी।
नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से जो प्रेशर होगा इस बात पे भी डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेसल की वॉल से टक्कर खा रहे हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेसल की वॉल से टक्कर खा रहे हैं, और वो टक्कर भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, डेंसिटी के। दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी। तो आप टोटली अगर देखें तो P इंटरनल इज प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी ड्यू टू पुल एंड ड्यू टू एन बाई वी ड्यू टू टक्कर। तो टोटल आ गया प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही चीजें डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ एटम्स विच आर पुलिंग द एटम विच इज एट वॉल एंड नंबर ऑफ एटम विच आर स्ट्राइकिंग एट द वॉल। ठीक है, तो पी आई यहाँ पे अगर इक्वलिटी में बदलेंगे तो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये आ गया आपका इंटरनल प्रेशर, जो कि आइडियल गैस में नहीं था। अब दूसरी चीज आती है वॉल्यूम करेक्शन। ये तो प्रेशर करेक्शन हो गया। इंटरनल प्रेशर में करेक्शन आएगा जब आप रियल गैस के लिए इक्वेशन लिखेंगे, वहां पे क्योंकि इंटरनल प्रेशर था नहीं तो केवल पी था, यहाँ पे पी में ये भी चीज ऐड होगी। अब वॉल्यूम करेक्शन क्या होता है, देखिए वहां पे एटम्स का साइज बहुत छोटा था, इन्फेंटली स्मॉल था। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, सपोज करिए 3 एटम्स हैं आइडियल रियल गैस के, और इन्होंने कुछ रीजन ऑक्युपाई करा है। तो अब देखिए बीच का कोई छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा होगा व्हाइट वाला, जो अनअवेलेबल हो गया, अनऑक्युपाइड हो गया। अनऑक्युपाइड हो गया दैट मीन्स दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर द न्यू मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ का इसका मतलब क्या है, जब आप रियल गैस मॉलिक्यूल की फिलिंग करेंगे तो जैसे जैसे एटम्स उस वेसल में आते जाएंगे तो जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो कम होगा। बट आइडियल गैस में हमने सेम ले लिया था, क्यों, उनका साइज ही इतना ज्यादा स्मॉल था, इतना ज्यादा स्मॉल था that those molecules those atoms are in negligible size। तो हम मान लिए थे कि एक एटम डालने के बाद भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा रिमेनिंग एटम्स के लिए, बट यहाँ वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो हो जाएगा V माइनस बी बोल दे रहे हैं। B क्या है, एक मोल, जो B है वो है एक मोल गैस को डालने से कितना वॉल्यूम में चेंज कमी आ रही है, वो कांस्टेंट B पैरामीटर से बताया जाएगा। अगर N मोल गैस होगी तो कितना हो जाएगा, V माइनस बी। तो अब हम ये दोनों करेक्शन टर्म्स को ऐड कर सकते हैं अपनी इक्वेशन में। तो ये नई इक्वेशन बन जाएगी पी वी इक्वल टू आर टी में प्रेशर करेक्शन अगर मैं ऐड कर दूं तो P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर और V माइनस एन बी, अगर n मोल गैस है तो एन आर टी। ये मेरी हो गई आइडियल गैस इक्वेशन, और ये हो गई वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन। यहाँ पे टोटल प्रेशर एक्सटर्नल था, यहाँ पे ये देखिए इंटरनल प्रेशर आ गया। और इंटरनल प्रेशर क्यों आया, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस। और वॉल्यूम करेक्शन आ गया ड्यू टू फाइनाइट साइज, साइज ऑफ रियल गैस एटम्स। तो कुछ ना कुछ वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। यहाँ पे वी ही रहेगा क्योंकि इनफाइनेटली स्मॉल या नेग्लिजिबल साइज के पार्टिकल्स या एटम्स हैं। तो ये दो इक्वेशंस रही। ठीक है, अब जो रियल गैसेस होंगी उनकी जो इंटरनल एनर्जी होगी उसमें काइनेटिक टर्म भी होगा और पोटेंशियल टर्म भी होगा। पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस आ गए दैट मीन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो इनकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का फंक्शन होगी। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम इन चीज अदर पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करेगी। जबकि आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी थी केवल टेम्परेचर का फंक्शन थी, क्योंकि वहां पे इंटरनल फोर्सेस नहीं थे। ठीक है,
ये हो गई बात। अब हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ प्रोसेसेस की बात करते हैं। सबसे पहले लॉस की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन को के बारे में बताता है। वो कहता है अगर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आप क्यू अमाउंट की हीट दे रहे हैं तो वो दो पार्ट में कंज्यूम होगी। उसका एक पार्ट उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और रिमेनिंग पार्ट से वो वर्क डन करेगा। जैसे कि आपको सपोज करिए सैलरी मिली कहीं से, तो सैलरी का एक पार्ट तो आप अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, उनमें इंक्लूड करते हैं, वो आपका वर्क डन की तरह से हो गया। और रिमेनिंग पार्ट को आप फ्यूचर में जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनके लिए आप स्टोर या सेव करते हैं, तो वो आपका एज ए इंटरनल पार्ट हो गया। बट टोटल अमाउंट का जो पैसा है वो कंजर्व रहता है पहले और बाद में, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अगर डेल क्यू अमाउंट की हीट दी है तो सिस्टम की एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चेंज डी यू हुआ है और वर्क डन डेल डब्ल्यू हुआ है, तो टोटल एनर्जी ये होगी। अब कहीं पे मैंने डेल लिखा हुआ है, डेल का मतलब होता है मीन्स, या डेल रिप्रेजेंट्स, ऐसे कह सकते हैं हम, डेल रिप्रेजेंट्स पाथ फंक्शन। जो पाथ पे डिपेंड करती हैं चीजें, कि अलग अलग पाथ से आप अगर भेजोगे सिस्टम को, तो अलग अलग पाथ में अलग अलग वैल्यूज देनी होंगी या अलग अलग अमाउंट की हीट देनी होगी। वो पाथ डिपेंडेंट होती हैं। अगर डी लिखा हुआ है कहीं, मीन्स रिप्रेजेंट्स वेरिएबल इज स्टेट फंक्शन। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि किस पाथ से जा रहे हैं, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज करिए यदि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को ए से बी तक मुझे भेजना है और कई सारे पाथ हैं, ठीक है, तो अलग अलग पाथ में मुझे वर्क क्यू अलग देना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए क्यू वन अमाउंट की हीट दी, वर्क डन डब्ल्यू हो गया। इस पाथ के अलॉन्ग क्यू टू अमाउंट की हीट देनी पड़ी, वर्क डन डब्ल्यू टू हो गया। इसके अलॉन्ग क्यू थ्री हो गया, इसके अलॉन्ग क्यू फोर हो गया, यहाँ क्यू फाइव हो गया, यहाँ क्यू सिक्स हो गया। हर पाथ पे वर्क डन अलग अलग करना पड़ेगा और हीट भी अलग अलग देनी पड़ेगी। बट फाइनली मेरा सिस्टम जा कहाँ रहा है, ए से बी पर। जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। तो इस प्रोसेस के अलोंग जो मेरी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो होगा यू बी माइनस यू ए ओनली। चाहे आप पाथ वन से जाओ, चाहे टू से जाओ, चाहे थ्री से जाओ, चाहे फोर फाइव सिक्स किसी से जाओ, इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। मीन्स क्यू वन माइनस डब्ल्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू माइनस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू एंड सो ऑन क्यू सिक्स माइनस डब्ल्यू सिक्स। ये मतलब है स्टेट और पाथ फंक्शन में डिफरेंस का। तो जो चीजें पाथ फंक्शन पे डिपेंड करती हैं वो अलग अलग पाथ पे अलग अलग होंगी, और जो स्टेट पे डिपेंड करती हैं वो केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। सपोज अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे एक प्रोसेस हुआ, मेरी गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गई, वापस वहीं पे आ गई, तो पाथ में कोई चेंज तो हुआ पाथ में, बट स्टेट में चेंज नहीं हुआ फाइनली, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी यू हो गया। अब डेल डब्ल्यू क्या है आपका, वर्क डन। सपोज करिए एक पिस्टन फिटेड सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, आइडियल गैस भरी हुई है। मैंने इसका इसको कुछ हीट दे दी नीचे से, तो इसने इसकी जो स्टेट थी गैस की वो डिस्प्लेस हो गई, गैस डी एक्स अमाउंट डिस्प्लेस कर गई गैस। अगर मैंने हीट दे दी तो डी एक्स अमाउंट डिस्प्लेस कर गई, तो बर्डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब गैस ने पिस्टन पे प्रेशर कितना लगाया होगा ऊपर उठने के लिए, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू ए डी एक्स।
एरिया इंटू लेंथ जो होता है आपका वॉल्यूम, आप लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम, दैट मीन्स पी डीवी। तो वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पी डीवी। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स के लिए वर्क डन कितना है, डीडब्ल्यू। या फिर डीवी वॉल्यूम में चेंज के लिए वर्क डन कितना है, डीडब्ल्यू। तो टोटल वॉल्यूम अगर वी वन से वी टू चेंज हो रहा है, तो कम डिस्टेंस के लिए कोई चीज़ पता हो और ज़्यादा के लिए निकालनी, तो हम इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारा टोटल वर्क डन पी डीवी आ जाएगा। क्या होगा ये, पी वी टू माइनस वी वन। इफ V2 is greater than V1 means volume is increasing. Volume is increasing. अगर volume increase कर रहा means work is done by the gas. Work done by the gas means आप गैस को एनर्जी दे रहे हो, हीट दे रहे हो और गैस एक्सपेंड कर रही है खुद से। तो उस केस में W जो हो जाएगा पॉजिटिव होगा। ठीक है। Similarly, if V2 is less than V1 means volume is decreasing. तो वर्क डन ऑन द गैस, जब वर्क डन ऑन द गैस होगा दैट विल बी नेगेटिव। सिमिलरली टोटल एनर्जी के बारे में भी है, अगर हीट के बारे में भी है, अगर क्यू अमाउंट की हीट सिस्टम को दी जा रही है, तो उसका टेम्परेचर फाइनली इंक्रीज करेगा, उसके पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो उसको हम पॉजिटिव से लेते हैं। अगर क्यू अमाउंट की हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से ली जा रही है, तो वो माइनस के साथ ली जाती है। ये कुछ कन्वेंशन थे। ठीक है। अब पीवी कर्व है, अगर आपका सपोज करिए एरिया अंडर द पीवी कर्व, पीवी पीवी कर्व, पी और वी के बीच में आपको कोई कर्व दे रखा है, रिप्रेजेंट्स वर्क डन। जैसे सपोज करिए ये पीवी कर्व है, ठीक है, और कोई गैस को इस तरीके से पीवी कर्व में वो इस तरीके से एक्सपेंड हुई, उसका वॉल्यूम में इस तरीके से चेंजेस आए, तो आपसे वर्क डन अगर पूछा जाए, तो एरिया अंडर द पीवी कर्व आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, इसके दोनों पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए वी एक्सिस पे, अब इसके अंदर में जो भी इंक्लोज्ड एरिया होगा वो आपको वर्क डन दे देगा। ठीक है। अब आप देखिए, सपोज कोई मेरी गैस थी, उसको किसी पॉइंट ए से एक्सपेंड करके बी तक लेके गए, ए से यूं बी तक गई, उसको एक्सपेंड करके, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है क्योंकि पीवी कर्व है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंड किया है मान लीजिए। ठीक है। एक्सपेंड करके ए से बी तक गई, फिर वापस से बी से ए में आ गई कंप्रेस होके। क्यों मैं कंप्रेस बोल रहा हूँ, क्योंकि बी से ए वाले प्रोसेस में आप देखिए वॉल्यूम घट रहा है। तो अब पूछा जाए आपसे वर्डन कितना होगा, तो आप देख सकते हैं पहले वाले केस में वर्डन कैसे निकालेंगे आप, एरिया अंडर द पीवी कर्व, पहला वाला मेरा ये था, इसमें एरिया अंडर द पीवी कर्व क्या आ जाएगा, ये पूरा एरिया। ठीक है। अब जो दूसरा वाला मेरा था, वापस से गैस गई है, तो उसके केस में भी ये देखिए यही, ये पूरा है, बट अभी क्या है ये। तो आप देख सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस जो होते हैं, इसमें सिस्टम उसी स्टेट में वापस आ जाता है। अगर नेट वर्क डन आप निकालें, तो एक बार ए टू बी में, फिर बी टू ए में। अब जो बी टू ए में वर्क डन है वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ए टू बी में जो वर्क डन है वो छोटा है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व बी टू ए में बड़ा है। तो इसका मतलब क्या, नेट वर्क डन जब आप लेंगे तो घटाएंगे, तो जो बड़ा वर्क डन है वो किस में है, कंप्रेशन में। तो टोटल यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप, गैस इज, गैस इज
अंडर कंप्रेशन। ठीक है, तो वॉल्यूम गैस का फाइनली जो होगा डिक्रीज हो जाएगा, तो वर्क डन जो आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, और वर्क डन कितना होगा, आप देख सकते हैं घटाने पे आपको केवल क्या मिलेगा, इस इनक्लोज्ड कर्व के अंदर का एरिया। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है कोई, तो पीवी कर्व में एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, ये मान लीजिए यहाँ से ए से चालू हुआ, ठीक है, फिर ए पे आ गया कोई प्रोसेस, ऐसे करके यहाँ से साइक्लिक प्रोसेस है ये भी, इसमें भी जो वर्क डन होगा ये इसके अंदर का एरिया जो है वर्क डन को बताएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क डन जीरो नहीं है, बट डी यू जीरो हो जाएगा, यू बी माइनस यू जीरो होगा, क्यों, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट हुआ फाइनली वहीं पे आ गया, तो स्टेट चेंज नहीं हुई, मीन्स इंटर एनर्जी में चेंज जीरो आएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस डालूंगा, ऐसे बड़ी वीडियो में मैं अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है और आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, तो छोटे छोटे वीडियोस में हम ये कंटेंट पूरा कर लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। ओके।